हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे यूपीएससी 2024 स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, बेसिकली 19 मंथ्स अभी आपके पास हैं जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। तो आपके पास 19 मंथ्स हैं और सच बता रहा हूं, अभी भी आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो, अभी आप ग्राउंड लेवल पे एकदम जीरो, अभी भी 19 मंथ्स में आप बहुत कुछ कर सकते हो और 19 मंथ्स में इजीली एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड कि आप चीज़ों को सिस्टमेटिकली अगर फॉलो करते हो तो। ठीक है, मैंने बहुत ही आसान रखा है। 19 मंथ्स को मैंने मंथ्स के हिसाब से ब्रेक किया, तो ईजिली अब आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। इसमें मैंने मंथ्स मेंशन करे हैं कि भाई किस महीने में आपने क्या पढ़ना है, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। ठीक, वीडियो थोड़ा लेंदी ज़रूर होगा, लेकिन देखो इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं यूपीएससी में। ऑप्शनल होता है, सी सेट होता है, आन साइटिंग, प्रैक्टिस हो गया, पीवाईक्यू हो गया, सिलेबस हो गया। तो इन सबको देखो टाइम देना पड़ता है और इनको मैं आपको समझाऊंगा कि भाई कब टाइम देना है, क्यों देना है, कैसे देना है। तो थोड़ा सा इसलिए वीडियो लेंदी होगा, बट प्लीज़ वॉच इट फुल, मतलब पूरा वीडियो देखिएगा। और बीच बीच में जो छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे उनको नोट डाउन ज़रूर करना, तभी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप में से बहुतों को नहीं पता होगा कि यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर नोट्स प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो जो हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के अच्छे खासे जो एग्ज़ाम रेलेवेंट जो आर्टिकल्स होते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ डेली बेसिस पे। आई थिंक पिछले 3-4 महीने से कर रहा हूँ। तो आपको नहीं पता है तो प्लीज़ ये लिंक है और डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगी, यूज़र नेम है, टाइप कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं पास ऑन करता हूँ। तो टेलीग्राम इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। और अगले साल बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें सोची हैं रिगार्डिंग नोट्स। और जो इंग्लिश मीडियम से हैं, जैसे कि कुछ ऐसे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके नोट्स अवेलेबल नहीं होते। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अगले साल के लिए सोची हैं। अभी वो वर्क एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है, तो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट ये मेरा मेन टेलीग्राम चैनल है। तो जो भी है अगले साल थोड़ा जो 24 का बैच भी आएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम के थ्रू अच्छे से आपको दूंगा। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल जरूर करिए, ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस आउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्दे की। ठीक है, सबसे पहला है अक्टूबर। वैसे 19 मंथ्स में ये अक्टूबर इंक्लूडेड नहीं है, तो अक्टूबर हटा रखा है मैंने। तो नवंबर से स्टार्ट है आपके 19 मंथ्स का प्रोग्राम। अभी क्या है कि अक्टूबर चल रहा है और आप में से बहुत से हैं जो थोड़ा सा भाई दिवाली को मनाने में, दिवाली की शॉपिंग में थोड़ा बिजी है। बट अभी से ही देखो एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है। तो इस महीने भी आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला आता है अक्टूबर 2022, यानी अभी भी आपके 7-8 दिन बचे हैं। तो इन 7-8 दिन में आपने करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इन 7-8 दिन में आपने कुछ नहीं करना है, 2-3 चीज़ें करनी है। पिछले 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, उसको डाउनलोड कर लो। ठीक, दूसरा है कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए, हार्ड कॉपी, नॉट ऑनलाइन, हार्ड कॉपी होनी चाहिए। तो सिलेबस भी डाउनलोड कर लो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सब डाल रखा है, तो ज्वाइन कर लेना, वहीं से आप डाउनलोड कर लेना। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे सिलेबस को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में ब्रेक भी कर रखा है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि यार GS2 जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसमें गवर्नेंस कौन सा टॉपिक है, सोशल जस्टिस कौन सा टॉपिक है, IR कौन सा है, तो उसमें काम आसान हो जाएगा आपको। और तीसरा काम जो इंपॉर्टेंट है वो है कि भैया एक रूटीन बनाइए, मेक अ रूटीन। अभी पिछले 7-8 मतलब अगले 7-8 दिन में आप थोड़ा कोशिश करिए कि मैं एक रूटीन बनाऊँ, अच्छा सा रूटीन। मतलब कि देखो, मैं कहता हूँ कि बस आपको कुछ नहीं करना है, सोने का रूटीन फिक्स होना चाहिए और खाने पीने का रूटीन फिक्स होना चाहिए। और बाकी जो टाइम आपके पास बचता है उसमें आप देखो कि भाई अगर कॉलेज जाते हो, कॉलेज से कब आते हो, किस टाइम पे यूजुअली आप फ्री रहते हो, जो आपका पढ़ाई का टाइम हो सकता है, रात को किस टाइम सोते हो, उससे पहले 2-3 घंटे पढ़ाई के लिए रख सकते हो। इस तरीके का रूटीन आपको सेट करना है। देखो, रूटीन और शेड्यूल जैसे बोले हो आप, शेड्यूल आपका होना चाहिए। ठीक है, रैंडमली नहीं होती है पढ़ाई कि आप आज उठे, सोचा कि चलो दिन में पढ़ लेता हूँ, नहीं दिन में मन नहीं किया तो रात को पढ़ लेता हूँ, रात को नहीं तो ऐसे करता हूँ कल पढ़ लूँगा। ऐसे नहीं होता है। ऐसे में तो यार 19 मंथ्स के आप आधे अच्छे खासे महीने बर्बाद कर दोगे, फिर 7-8 महीने आपके पास बचेंगे। फिर वही हो जाएगा कि जो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप भी उन्हीं के साथ कॉम्पीट करोगे। तो अभी आपके पास अच्छा खासा एडवांटेज है, यूटिलाइज दिस थिंग। ठीक है, तो आपका रूटीन सेट होना चाहिए। तो अभी आपको अगले अक्टूबर में बस यही करना है कि पेपर थोड़ा सा, PYQ थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, सिलेबस आपके पास होना चाहिए और थोड़ा रूटीन पे फोकस करिए कि कैसा रूटीन होना चाहिए। एंड जो बुक्स आती हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि जो लास्ट 10 to 15 ईयर्स की जो PYQ, प्रीलिम्स, मेंस और ऐसे, ये 3 किताबें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बार मैंने बता रखा है। अब आता है असली मुद्दा, नवंबर से अप्रैल, यहां से असली खेल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये है आपके पास 6 मंथ्स।
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इस साल नवंबर से लेके अगले साल आपके अप्रैल तक आपको क्या करना है? इन 6 मंथ्स में आपको क्या करना है? देखिए, कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो हो जानी चाहिए अगर आप चाहते हो कि बाकी एस्पिरेंट्स के ऊपर आपका एक एज रहे, ठीक है, यानी कि आप उनसे अगर आगे जाना चाहते हो बहुत से एस्पिरेंट से, तो इन 6 मंथ्स में आपको ये चीज़ें करनी है। क्या करनी है? देखिए, आपको सबसे पहले इन 6 मंथ्स में कंप्लीट करना है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि देखो 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सच कहूँ तो एनसीईआरटी 4 महीने अच्छे खासा टाइम होता है, 4 महीने अगर आप अच्छा खासा डेली बेसिस पे पढ़ाई करते हो। बट फिर भी मैं आपको 2 महीने एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, क्योंकि भाई आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 19 मंथ्स है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। तो एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करनी है बाय अप्रैल 2022। अब यहाँ पे देखो बहुत से कंफ्यूज होंगे कि यार बेसिक एनसीईआरटी पढ़ूँ, 6 पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, 2 कैटेगरी के एस्पिरेंट्स होंगे। एक होंगे जो ऑलरेडी आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, जिनकी भाई बेसिक्स पढ़ रखे हैं, सब क्लियर है, सब अच्छा खासा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि 6 7 8 की बेसिक बुक्स पढ़ें। लेकिन जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स को सारी किताब पढ़नी है, ठीक है। 6 ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो 6 to 10 जैसे कि पॉलिटी के बहुत बेसिक किताबें हैं, मुश्किल से 7 8 दिन में कवर हो जाएंगी। ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर की है बहुत हैवी। उसके बाद आपकी ये हिस्ट्री की हो गई, ये थोड़ी हैवी है। और उसके बाद जो ज्योग्राफी की है, ये हैवी है। बस ये 3 ही जो सब्जेक्ट्स हैं, इनकी एनसीईआरटी थोड़ी हैवी है, और इनमें आपको टाइम भी बहुत लगेगा और इनमें मेहनत भी बहुत लगेगी। जैसे जो बहुत से बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी बहुत बेसिक बुक्स होती हैं, बहुत बच्चों वाली किताबें होती हैं, तो भैया इनको पढ़ लो, पता चल जाएगा कि कितने बच्चों वाली किताब होती है। क्योंकि हिस्ट्री आप यहाँ से कवर करोगे तो आपका जीएस का सिलेबस ही कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी कवर करोगे तो आपका जीएस का 40-50% सिलेबस वैसे ही कवर हो जाएगा। तो भाई एनसीईआरटी कोई छोटी किताबें नहीं होती है। आप बहुत से 6 7 की पॉलिटी उठा के देखते हैं, अरे यार तो बच्चों वाली किताब है, असली सब्जेक्ट से मिली है ना, ठीक है। तो पहला हो गया एनसीईआरटी, ठीक। अब आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लिया, अब और क्या? अब देखो, 2 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको थ्रू आउट द 19 मंथ्स पढ़नी है। अब ये मैं बार बार हर फेज में या हर मंथली वाइज नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये आपको थ्रू आउट द 19 मंथ्स फॉलो करना ही करना है। अब वो क्या है, इसको मैं अलग से बताऊंगा, एक बार ये कवर हो जाए। पहले इसका बताता हूँ कि इस 6 मंथ्स में आपको क्या करना है। एनसीईआरटी, दूसरा काम आपने करना है ऑप्शनल सिलेक्शन। बस ये बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऑप्शनल सिलेक्शन। देखो मैं सच बता रहा हूँ, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स को ढिलाई देते हैं कि यार ऑप्शनल है, कर लेंगे, आराम से सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन आज की डेट में 90% एस्पिरेंट्स इसीलिए परेशान हैं। अभी जो 23 का अटेम्प्ट दे रहे हैं वो भी इसलिए परेशान है कि ऑप्शनल कवर नहीं हुआ है। अभी ऑप्शनल की बहुतों की कोचिंग चल रही है, दिन का 6 घंटे पढ़ते हैं और उसमें से 3 घंटे ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। और असली जो खेल है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, करंट अफेयर नहीं हो पा रहे हैं, और जो मंथली मैगजीन है वो नहीं हो, कुछ नहीं हो पा रहा है, बस ऑप्शनल हो रहा है। ऑप्शनल हो जाएगा जी मेरा फरवरी मार्च तक ऑप्शनल टिच हो जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें कुछ हुई नहीं है, तो प्रिलिम्स हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज़। समझ रहे हैं? तो आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, पहले से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई ऑप्शनल इसी फेज में कंप्लीट, मतलब सेलेक्ट हो जाना चाहिए आपका, क्योंकि उसके बाद आपने करनी है ऑप्शनल की सीधे तैयारी। सब कुछ सेलेक्ट हो जाना चाहिए कि ऑप्शनल कौन सा चूज़ करना है, अगर मैं इसकी सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या इसके रिसोर्सेज मैं खुद अरेंज कर सकता हूँ, या कर लिए आपने तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो कोचिंग लेनी है तो कौन सी लेनी है, किस से लेनी है, वो सब क्लियर हो जाना चाहिए इन्हीं 6 मंथ्स में। अगर आप सच में एक एज चाहते हो बाकी एस्पिरेंट से, ट्रस्ट मी, नो, उसके बाद टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में फिर वही है, कभी पढ़ाई हुई नहीं हुई, फंस जाओगे। तो बेटर इज दिस इज द राइट टाइम टू सेलेक्ट दी ऑप्शनल। अभी एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो अच्छा खासा, ठीक है, अगर आपका कोई ग्रेजुएशन बैकग्राउंड में है, कोई भी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का, तो आप उसे चूज़ कर सकते हो। वो इंटरेस्ट नहीं है उसमें अगर, तो एनसीईआरटी पढ़ ही रहे हो, तो इसमें किसी में सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए तो यू कैन गो फॉर दी दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बट ये है कि नवंबर से अप्रैल में आप थोड़ा सा ऑप्शनल पे थोड़ा देखना स्टार्ट कर दो, भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन सा मैं ले सकता हूँ, उनको थोड़ा माइंड में रखो। फिर थोड़ा सा जो मैंने देखो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, जैसे कि ऑप्शनल के रिगार्डिंग कि ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना है, सी सेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ये सारे वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। अगर आपको दिक्कत आती है कि भाई ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है, या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, ये 2 काम हैं, बस आपको यही करना है अगले 6 महीने में। और आप सोच सकते हैं कि बस एनसीईआरटी, इससे क्या होगा? एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली, मतलब जैसे कि पॉलिटी की 11th क्लास की 2 किताबें होती हैं,
ज्योग्राफी की 6 to 12 सारी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री की मोस्टली जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ होती हैं आपके आर एस शर्मा, सतीश चंद्र, वो सब, ठीक। तो 3 वो किताबें हो गई। एक आर्ट एंड कल्चर की किताब है और उसके बाद थोड़ी सोशियोलॉजी के 12th क्लास की गो थ्रू कर सकते हो। ये किताबें को अगर आपने अच्छे से इनमें कमांड हासिल कर ली तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत क्रूशियल टाइम है। देखो एनसीईआरटी इंसान एक ही बार पढ़ता है अच्छे से। अगर आपने स्टार्टिंग के टाइम में ही एनसीईआरटी को अच्छे से टाइम नहीं दिया है, मोटा मोटा पढ़ा है कि यार चलो पढ़ लिया है, पढ़ना नहीं है, घुस के पढ़ना है, समझ रहे हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में रीडिंग मान लिया और उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले और आप आंसर नहीं कर पाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है इसे पढ़ के। पढ़ने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी से कोई भी कोई सवाल पूछ ले तो आपको आना चाहिए ऑन द स्पॉट। दैट इज़ हाउ यू शुड स्टडी, ठीक। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी यूपीएससी में एनसीईआरटी से आते हैं। एनसीईआरटी से उनका बेस फॉर्म होता है। तो एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं, ठीक है। जैसे नवंबर आपने एनसीईआरटी कवर किया, किसी को 5 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं। थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, इसकी रिसोर्सेज, कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, तो थोड़ा ऑप्शनल भी माइंड में होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपने एक और करनी है, वो है PYQ गो थ्रू। अब PYQ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पेपर उठाया और सॉल्व करने लग गए, नहीं होंगे सॉल्व, जाहिर सी बात है। थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी से, सिर्फ क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं होंगे, समझ में ज़रूर आ जाएंगे कि भाई कौन सा क्वेश्चन है, कैसे यूपीएससी नहीं। देखो PYQ गो थ्रू करना है, आपने रीड करना है यार, कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत से बोलते हैं मैपिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। अरे पिछले 8-10 साल के ज्योग्राफी के पेपर उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझसे भी नहीं। मैपिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, मैपिंग के क्वेश्चन देख लो, समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन यानी ऐसी चीज़ों, ऐसे एरियाज़ का, ऐसे लोकेशंस की हमको प्रैक्टिस करनी है, सिंपल। तो आपको गो थ्रू करना है कि पॉलिटी से कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शंस कैसे रख रहा है, वन लाइनर क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, मल्टीपल चॉइस वाले कैसे बन रहे हैं, ठीक है, पेयरिंग वाले कैसे बन रहे हैं, हिस्ट्री से कितने फैक्चुअल आ रहे हैं, ऑथर से रिलेटेड आ रहे हैं, इवेंट से रिलेटेड आ रहे हैं, क्रोनोलॉजी आ रही है। आपको गो थ्रू करते रहना है और जब गो थ्रू करोगे इन 6 months इट विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको किसी से पूछना नहीं, बट द होल थिंग इज एफर्ट लगता है इस चीज़ में, ठीक है, मेहनत लगती है यार। तो थोड़ा सा मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो ये 3 चीज़ें आपने करनी है अगले 6 महीने में, बस, और कुछ भी नहीं। दूसरी मैं बता रहा था कि जो डेली वाली एक्टिविटी है, जैसे कि ये लगा लीजिए कि जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको थ्रू आउट द 19 months करनी है, ठीक है। तो ये मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि ये आपको करना है। जो आपको डेली मतलब 19 months तक करना है, तो पहला तो है, देखिए, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, ठीक। बिगनर हो तो 1-2 घंटा दे सकते हो, कुछ महीने के बाद आप 45 मिनट्स और 40 मिनट्स में कंप्लीट कर दोगे। न्यूज़पेपर बहुत बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ डू नॉट स्किप इट। एनालिसिस अलग होता है, नोट्स पढ़ना अलग होता है, और सेल्फ रीडिंग कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। आप सेल्फ रीडिंग को रिप्लेस कर ही नहीं सकते किसी भी चीज़ से। खुद जब तक सीखोगे नई चीज़ों को, देखो कब तक आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे कि यार एनालिसिस देख के इंपॉर्टेंट पता चल गया, अरे यार नोट्स देख के इंपॉर्टेंट पता चल गया। तो खुद भी तो भाई आपको वो स्किल को डेवलप करना पड़ेगा ना, खुद भी तो वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जिससे आप खुद ही फिगर आउट कर पाओगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। कब तक सामने वाले पे डिपेंडेंट रहोगे, सामने वाले का कल को एनालिसिस वाला ही चैनल बंद हो जाए, फिर फंस जाओगे आप लोग बिना मतलब के। एग्जाम को समझिए अच्छे से एंड उसके बाद प्रिपेयर ऑन योर ओन, ठीक है। तो मैं हूँ बाकी चीज़ें आपको थोड़ा सा ईजी करने के लिए, ठीक है। चलिए, न्यूज़पेपर करना है आपने डेली। दूसरी चीज़ आपने करनी है वो है रिवीजन। चाहे एनसीईआरटी है, भाई एनसीईआरटी में भी इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, इतने सारे इवेंट्स हैं, सब्जेक्टिव इश्यूज़ हैं, उनको भी रिवाइज करना है। और अगर एनसीईआरटी में किसी का बेस मजबूत बन गया तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। रिवीजन करना है डेली और वीकली। अगर डेली नहीं हो सकता है तो वीकली प्लीज़ ये तो आपको करना ही करना है। यानी कि 6 दिन पढ़ाई करो और 1 दिन पूरा रिवीजन के लिए रखो, और कुछ नहीं, सिर्फ रिवीजन करना है उस दिन। जो भी आपने 6 दिन पढ़ा है सिर्फ रिवीजन करना है, बस, और कुछ नहीं, ठीक। अब सबसे बड़ा डाउट जो आता है करंट अफेयर्स का, तो उसको मैं एंड में ले लूँगा थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज़पेपर से आपका करंट अफेयर तो कवर होगा ही होगा। थोड़ा अभी चलो इसी में बता देता हूँ कि जो मंथली मैगजीन होती है आपकी, ठीक, वो अभी आपको नहीं पढ़नी है, अभी नहीं पढ़नी है आपको। यानी कि मंथली मैगजीन ये लगा लो कि नवंबर दिसंबर में नहीं पढ़नी है, जनवरी से थोड़ा सा देखना स्टार्ट कर सकते हो आप। कोई भी मंथली मैगजीन होगी जो आपकी पसंद की होगी, विजन है या फिर राव की हो गई, जो भी आपको पसंद है, दृष्टि हो गई, जो आपको पसंद है,
कोई एक, दैट्स इट, ठीक। जनवरी से थोड़ा देखना स्टार्ट करो कि यार मैगजीन में कैसे इश्यूज आ रहे हैं, कैसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब कैसे आर्टिकल्स आ रहे हैं, ताकि इससे आपको थोड़ा न्यूज़पेपर में भी हेल्प मिलेगी कि न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट क्या करते हैं, बैंकिंग करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं। इतने सारे दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल बने हैं, यूपीएससी के नाम पे वो बैंकिंग और एसएससी के करंट अफेयर छाप रहे हैं, और फिर भाई सबको लग रहा है कि यार ठीक करंट अफेयर हो रहे हैं, बट एट द एंड कुछ भी काम का नहीं पढ़ रहे हैं हम। तो जनवरी से आपने देखना स्टार्ट करना है कि कैसे करंट अफेयर, कुछ याद नहीं करना है, कुछ प्रिंट आउट, कुछ नहीं, गो थ्रू करना है। एक्चुअली में आपने अप्रैल या मई से बोल सकते हैं, अप्रैल मई से आपने प्रॉपरली करंट अफेयर मैगजीन को पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। जो मंथली आती है उसका प्रिंट आउट निकालें, डाउनलोड करें, वट एवर यू वांट टू, ऑनलाइन पढ़ते ऑनलाइन पढ़िए, प्रॉपरली अप्रैल मई से पढ़ना स्टार्ट करना है। और साथ ही साथ योजना भी, कुरुक्षेत्र और योजना भी आपने मई जून से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इशू बेस्ड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो गए, स्कीम्स हो गए, वो सारी चीज़ उसमें मेंशन रहती है। हालांकि मैं अपने स्टूडेंट्स को तो प्रोवाइड करता हूँ समरी, अगर आपको कहीं समरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो पूरा भी मैगजीन नहीं पढ़ना पड़ता, इसमें जो काम का है वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो बस इतना है, ये जो आपका 19 मंथ्स में आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है, ठीक। अब स्ट्रैटेजी सिंपल सी होती है मंथली मैगजीन की, ठीक। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। एक बार आपने गो थ्रू करना है कि मान लीजिए कि कोई भी मैगजीन आई है, एक स्टार्टिंग के 1-2 दिन में उसको, मतलब 2-3 घंटे में एक बार उसका ओवरव्यू ले लो कि कैसी मैगजीन है, क्या क्या चीज़ें आ रखी हैं। उसके बाद उसको स्टार्टिंग के 20 दिन में कोशिश करो कवर करने की। डेली पेजेस टारगेट हो सकते हैं, या डेली कुछ आर्टिकल्स के टारगेट हो सकते हैं, और उसके बाद आखिरी के 10 दिन में उसका रिविजन करिए। और क्योंकि पुराना भी रिवाइज करना पड़ता है, तो ये छोटा सा एक तरीका रहता है, ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा 6 मंथ्स। अब इसके बाद आता है, ठीक है, यूपीएससी। हाँ चलिए, मैं भूल गया था। अभी क्या है कि बहुत से आप में से पूछते हैं बैच के रिगार्डिंग, बहुत सारे मैसेज आते हैं। मैं वैसे बहुत बार बता भी चुका हूँ कि बैच का मेरा क्या सीन रहता है, बट फिर भी आई थॉट कि वीडियो तो आप 24 वाले देखेंगे ही, स्पेशली जो सीरियस एस्पिरेंट है। तो 2024 के बैच के बारे में आपको एक बात बता दूं। देखिए, मेरा सिंपल सा फिनोमिना होता है कि ईयरली मैं बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स लेता हूँ। जैसे कि अभी 2023 का जो बैच था, तो मैंने ज़्यादा नहीं 200 के करीब स्टूडेंट्स लिए थे, बस। मैं उतने ही स्टूडेंट्स लेता हूँ जितनों के साथ मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इन सारे बच्चों के पास मेरा कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर रहता है, और इतने सारे बच्चों के साथ रेगुलरली व्हाट्सएप पे बात करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। जूम सेशंस होते हैं, तो मैं उतने ही लेता हूँ जिनके साथ मैं रेगुलरली इंटरेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि वीकली 3-3 क्लासेस होती हैं, फिर 5 बैच हैं, 6 से 12 चलते हैं। इसलिए मैंने ज़्यादा एडमिशन मैंने इसलिए 2023 का क्लोज़ कर दिया था, मतलब बहुत पहले ही। तो वैसे ही 2024 का भी बैच आएगा, एंड वहाँ पर भी लिमिटेड ही स्टूडेंट्स होंगे, लगभग 200 या 250। एक्सटेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग कि, क्योंकि अगले साल तक बहुत सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी, तो थोड़ा सा ज़्यादा हम सीट्स ले सकते हैं। तो बैच की रिगार्डिंग में क्लियर कर दूं, 2024 का बैच होगा नेक्स्ट ईयर, स्टार्ट होगा अप्रैल से, यानी कि अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट होगा, एंड उसके बाद अप्रैल में एडमिशन चलेगा, एंड उसके बाद जैसे ही अगले साल का प्रीलिम्स कंप्लीट होगा, उसके बाद से हमारा 24 का बैच स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एंड इट विल बी टिल 2025। बैच की खास बात क्या होती है कि जो इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि प्रीलिम्स के बाद भी जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स निकालता है, तो मेंस तक की मेरा पूरा सपोर्ट रहता है, ठीक है। मतलब जो प्रीलिम्स निकालेगा, तो उसके बाद 3 मंथ्स जो भी हमारे स्टूडेंट को सपोर्ट चाहिए होती है, तो आई विल बी देयर। इवन इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कि 2-3 साल बाद भी कोई प्रीलिम्स निकालता है, तो अगेन ही कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल हैप्पीली सपोर्ट दैट पर्सन। तो ये है कि, तो प्लीज़ अभी भी ये है कि आपको टेंशन नहीं लेना है कि बैच कब स्टार्ट हो रहा है, कैसे होगा, फीस क्या है, सब आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट ईयर अप्रैल में। अप्रैल में इसलिए मैंने कहा टेलीग्राम का जो ऊपर मैंने चैनल मेंशन किया था वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहूँगा आपको टाइम टू टाइम। एंड नेक्स्ट ईयर अप्रैल से स्टार्ट होगा 2024 का बैच, एडमिशन 24 से स्टार्ट होंगे अगले साल, और क्लासेस होंगी प्रीलिम्स के बाद से स्टार्ट। तो प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट इट, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। और अभी जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ अप्रैल तक, यानी कि जो एनसीईआरटी वाली चीज़ें अगर आपने कर ली, तो उसके बाद अगर आप बैच ज्वाइन करते हो, ट्रस्ट मी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 मंथ्स, ठीक, यानी कि मई से लेके सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अभी आपका क्या है कि बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, फाउंडेशन ज़बरदस्त हो गया है, एनसीईआरटीज़ बिल्कुल पढ़ लिया है, अच्छे खासे सब्जेक्ट्स में आपकी कमांड बन गई है, ऑप्शनल आपने सेलेक्ट कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इस फेज़ में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इन 5 मंथ्स में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो पिछले फेज़ में
आपने ऑप्शनल सेलेक्ट किया था, यहां पे करना है आपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन। ठीक है, अब आपका काम आसान होना चाहिए, क्योंकि पहले आपने बहुत टाइम लगा दिया, क्योंकि बेसिक था, आपके पास टाइम था सोचने का। सच बता रहा हूँ, बहुत से एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, जब जीएस की तैयारी स्टार्ट होती है वो तब ऑप्शनल पे सोचना स्टार्ट करते हैं। जब जीएस की प्रिपरेशन बहुत पीक पे होती है तब वो ऑप्शनल की कोचिंग लेते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऑप्शनल जब आपके पास टाइम है, एनसीईआरटी वाले फेज में आपके पास टाइम है अच्छा खासा, सोच सकते हो, टॉपर की वीडियो देख सकते हो, 4-5 ऑप्शनल है उनके सिलेबस को गो थ्रू कर सकते हो, पीवाईक्यू को गो थ्रू कर सकते हो, यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स, आपके पास टाइम है। अब यहाँ पे आपने सीधे ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी है, 5 महीने है, यहां पे आपका ऑप्शनल हो जाना चाहिए कंप्लीट, यानी कि सितंबर में आपका ऑप्शनल हो जाना चाहिए कंप्लीट। एंड 5 मंथ्स इज मोर देन सफिशिएंट। डेली बेसिस पे अगर 2 घंटे भी पढ़ते हो या ऑल्टरनेटिव डेज में आप 4 घंटे भी पढ़ते हो, योर ऑप्शनल इज डन, कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, यहां पे टारगेट करेंगे कोर सब्जेक्ट्स को। ठीक है, यहां पे टारगेट करना है कोर सब्जेक्ट्स को। 5 महीने हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एक एक महीना देना है एक एक कोर सब्जेक्ट को। अब ऐसे क्यों देना है, जो हमारे 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और एनवायरनमेंट हो गया। ये 5 कोर सब्जेक्ट्स आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं और ये 5 कोर सब्जेक्ट्स आपके मेंस में भी बहुत अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। तो 5 अगर ये सब्जेक्ट्स आपने कर लिए तो पहली बात है कि आपका प्रीलिम्स की प्रेपरेशन तो हो गई पूरी, प्रीलिम्स हो गया आपका, प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद मेंस की बात करते हैं, मेंस में भी आपका कम से कम 50% सिलेबस हो गया कंप्लीट, और साथ ही साथ आपका ऑप्शनल भी हो जाएगा कंप्लीट। और इतनी ज़बरदस्त पोजीशन पे आप आ जाएंगे, ट्रस्ट मी, जो कॉन्फिडेंस आपका होगा कि मतलब जहाँ पर ये सर, यहाँ पर क्या है कि बहुत से एस्पिरेंट अगस्त और सितंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। 90% एस्पिरेंट्स यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं अगस्त सितंबर से प्रॉपरली, और यहाँ पे आपकी ये कोर चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी। जस्ट इमेजिन कि आप उस वक्त कहाँ पर होंगे, ठीक है, अगर आप ये सही चीज़ें मतलब प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो। जस्ट इमेजिन कि जहाँ से एस्पिरेंट तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, यू विल बी अनस्टॉपेबल। ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा होगा बट थोड़ा सा मेहनत बहुत लगती है इन चीज़ों में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे पहला है कि आपने, ठीक है, ऑप्शनल की प्रिपरेशन करी, ठीक, उसके बाद मैं थोड़ा ब्लैक से लिख देता हूँ। पहला है कि आपने ऑप्शनल यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोर सब्जेक्ट्स को एक एक महीना देना है आपने, जैसे कि आपने, फिर से चलो लिख देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने मई में आपने दिया पॉलिटी को, ठीक, जून में दिया इकोनॉमी को, और पॉलिटी इकोनॉमी से स्टार्ट करना है क्योंकि पॉलिटी इकोनॉमी बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट्स होते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, अगर पॉलिटी और इकोनॉमी में आपकी अच्छी खासी कमांड है, थोड़े कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तभी न्यूज़पेपर मंथली मैगजीन समझ पाओगे। तो इनको पहले टारगेट करना है ताकि न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन पढ़ने में दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद जुलाई में आप क्या कर सकते हो, जुलाई में आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जो आपकी चॉइस है, एक महीना देना है। उसके बाद अगस्त है आपका, अगस्त में आप ज्योग्राफी दीजिए, एंड उसके बाद आता है आपका सितंबर, उसमें दीजिए एनवायरनमेंट। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मई जून, यानी कि मई में आपने पॉलिटी पढ़ी, जब आप जून में इकोनॉमी पढ़ोगे तो पॉलिटी का रिवाइज करना है थोड़ा थोड़ा। फिर मई जून में जो आप पढ़ते हो तो जुलाई में उनका रिवाइज करना है। तो अगले पिछले 3 महीने रिवीजन आपका रेगुलरली चलता रहेगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा ये चैलेंजिंग होगा, बिल्कुल चैलेंजिंग होगा, बट सच बता रहा हूँ, एक महीना अगर आप इस टाइम पे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप 8 घंटे भी पढ़ते हो, 8 घंटे में अगर आप मान लीजिए 2 घंटे करंट अफेयर को भी देते हो, 4 घंटे स्टैटिक को भी देते हो और 2 घंटे अपने ऑप्शनल को भी देते हो, तो जो 3 मेजर चीज़ें वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मंथली मैगजीन है वो तो करनी है साथ में। संडे को, यानी कि हफ्ते में एक दिन, आपने कह सकते हैं एक फुल लेंथ मॉक लगा सकते हो, या फिर 50 क्वेश्चंस के आप मॉक लगा सकते हो। तो आपको मॉक वीकली बेसिस पे लगाना स्टार्ट करना है आप, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है आपने। ठीक है, आंसर राइटिंग पे भी मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखा है, तो अभी मैं समझाऊंगा नहीं, वीडियो लेंदी हो जाएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन पे मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग और मॉक्स आपने यहाँ पे करना स्टार्ट करना है, और वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे भी अगर आप करते हो, देखो डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करोगे, 2 क्वेश्चंस करने हैं बस, 15 मिनट लगेंगे मुश्किल से। और मॉक्स भी अगर डेली बेस पे आप सोचते हो कि 8-10 एमसीक्यूज कर लेता हूँ, 10-15 एमसीक्यूज कर लेता हूँ, उसमें भी 10-15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आप इजीली फॉलो कर सकते हो। ठीक है,
यानी कि मई और सितंबर में आपने कुछ नहीं, मोटा मोटा बताऊं, ऑप्शनल कवर हो जाना चाहिए। ये 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं, महीने महीने के हिसाब से टाइम दीजिए। और मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर, रिवीजन ये तो चलता ही रहेगा। और संडे संडे को आप मॉक्स और आंसर राइटिंग पे फोकस करो, प्रैक्टिस, मतलब कि भाई जो पढ़ा है थोड़ा प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब हम बात करते हैं सी सेट के बारे में भी बताऊंगा, चिंता मत करिए, एंड में बताता हूँ सी सेट के बारे में। अक्टूबर से फरवरी, अब ये थोड़ा सा लाइट टाइम है आपके लिए। लाइट टाइम मतलब कि यहाँ पे अब आपको, अगर पिछले 5 महीने आपने बहुत ज़बरदस्त मेहनत करी, तैयारी करी, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? अक्टूबर से लेके फरवरी, ठीक। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने ऑप्शनल पढ़ा था उसका फुल रिवीजन करना है, बढ़िया से डिटेल में रिवीजन करना है अच्छे से, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा है, जो आपने 5 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, ठीक है, 5 सब्जेक्ट जो पढ़े थे उनको आपने देना है 10 दिन ईच सब्जेक्ट, और यहां पे करना है डिटेल में रिवीजन। यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटी 10 दिन पॉलिटी को दिए, डिटेल में जो भी आपने 1 महीने में पढ़ा था रिवाइज करना है। हालांकि पिछले महीने भी आप रिवाइज करते रहे हैं, लेकिन रिवीजन जितनी बार करो उतना बेटर है। तो ऐसे ऐसे करके 10 दिन पॉलिटी को दिए, 10 दिन इकोनॉमी को दिए, 10 दिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ठीक, 50 दिन यहाँ पे हो जाएंगे। अब तीसरा काम आपने क्या करना है भाई, जो हमारे अब जो बच्चे कुचे सब्जेक्ट्स हो गए उन पे आपको फोकस करना है। और सच बता रहा हूँ, जो जैसे GS1 की हम बात करते हैं, GS1 में क्या है आपका बचता, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री मुश्किल से 4-5 दिन का काम है, क्योंकि आपने बहुत बड़े नोट्स नहीं पढ़ने हैं, टू द पॉइंट जो मेजर इवेंट्स हैं वो पढ़ने हैं, ख़त्म, जो मेजर इश्यूज हुए थे वो पढ़ने हैं। और अगर आपने NCERT, अब याद करिए, NCERT में अगर आपने सोशियोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो इसलिए मैंने कहा था NCERT यहाँ पे अब आपकी मदद करेगा, NCERT वाला फेज़। किसी ने NCERT फेज़ में अच्छे से सारी NCERTs पढ़ी होंगी तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सोशल इश्यूज़ है भाई, सोशल इश्यूज़ न्यूज़पेपर में भी कवर होते हैं, मंथली मैगजीन में भी कवर होते हैं। हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो भी आपकी सोशल इश्यूज़ के बारे में आपका अच्छा खासा आइडिया होगा। और NCERTs तो थी 12th क्लास, जैसे मैंने कहा था, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके भी शॉर्ट नोट्स होते हैं, काम चल जाएगा। इसके बाद जो गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस आता है, बहुत डायनेमिक होता है, ठीक, लेकिन ये भी आपका मुश्किल से 8-10 दिन में कवर हो जाएगा। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस ज़्यादा सिलेबस नहीं होते, की पॉइंट्स जो आपके सिलेबस में जो की टर्म्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और उन टर्म से रिलेटेड जो करंट में जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा प्रैक्टिस, दैट्स इट। तो ये बहुत ही माइनर से सब्जेक्ट्स हो गए। IR हो गया, फिर GS3 में अगर हम बात करते हैं, आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, बहुत बेसिक से सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स अगर मैं बोलूँ, ये 2 महीने से ज़्यादा नहीं लेंगे, मैक्स टू मैक्स ये सब 2 महीने का काम है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे मैं एक बात बोलता हूँ, यहीं पे काम आता है एक्सपर्टीज़ की, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपके रिसोर्सेज नहीं, भटकते जाओगे, ये आपके 6 महीने में नहीं होंगे कवर अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है अच्छे इनके। तो ये जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं इनकी कोई स्टैंडर्ड बुक तो होती नहीं है, ठीक। और रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इनके लिए रिसोर्सेज बहुत मैटर करते हैं। तो यहीं पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इनके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होने चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, अननेसेसरी नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। तो थोड़ा सा इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आप किसी को जानते हो जो आपको अच्छे नोट्स ये इन चीज़ों के प्रोवाइड कर सकता है तो प्लीज़ गो फॉर द नोट्स। कोचिंग के नोट्स भी होते हैं, लेकिन कोचिंग के थोड़े बल्कि होते हैं, उतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ता है। तो आई वुड से कि सिलेबस को थोड़ा समझिए और सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप फिर इन्हें पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि 2024 मतलब अपने बैच में तो मैं ये सब प्रोवाइड करता हूँ, बट जो कोचिंग नहीं लेते, जो सेल्फ प्रिपरेशन करता है, तो थोड़ा सा कोचिंग के नोट से आप हेल्प ले सकते हो, और कोचिंग के नोट से जो सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है उनको पढ़ना स्टार्ट करिए, मतलब उनको पढ़ सकते हो, बट इनका इतना स्ट्रेस आउट नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। और इस फेज में बस आपको यही करना है। क्या करना है इस फेज में? आपने ऑप्शनल रिवाइज करना है, जो आपके जो 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं 10-10 दिन को रिवीजन के लिए देना है, टाइम टू टाइम उनको रिवाइज करना है, और ये जो छोटे मोटे जो सब्जेक्ट्स हैं इनको कवर करना है। और आपका एथिक्स है, एथिक्स भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, टू बी फ्रैंक। एथिक्स भी आपका 15-16 दिन में कवर हो जाएगा। एथिक्स भी बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है, एथिक्स भी बहुत शॉर्ट है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद
थोड़ा भी जो आपका टाइम बचता है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, भाई किसी का ऑप्शनल नहीं कवर हुआ तो यहाँ पे थोड़ा वो कवर कर सकता है। ये कोर सब्जेक्ट्स में किसी की क्लैरिटी किसी सब्जेक्ट में नहीं है तो वह यहाँ पे आप कवर कर सकते हो। अगर इनमें से कुछ छूट भी जाता है, नो नीड टू वरी, इनको आप बाद में भी कवर कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड कि यहाँ इन देखो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे आपको रिसोर्सेज का खेल है पूरा, दैट्स इट। बस आपके पास अगर अच्छे रिसोर्सेज हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए तो आपका काम आसान है। रिसोर्सेज नहीं है तो परेशानी वाली बात है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड बुक तो आती नहीं है और कोई अलग से इनका कोर्स होता भी नहीं है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, ठीक है। बाकी एथिक्स आपने कवर करना है और इस फेज में बस वही है। इसके बाद प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस करना है, आंसर राइटिंग करनी है, दैट्स इट। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट फेज है, एंड दैट इज बहुत ही क्रुशियल फेज है। इसलिए मैंने इसको 3 महीने दिए हैं, क्योंकि भाई जो 19 मंथ से अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको तो चांस बिल्कुल भी नहीं लेना है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। तो आपको इसमें चांसेस नहीं लेने हैं, तो इसलिए यू हैव टू गिव 3 प्रॉपर फुल मंथ्स। क्योंकि भैया अभी तक आपने ऑप्शनल कवर कर दिया, रिवीजन कर दिया, आप आंसर राइटिंग कर रहे हो वीकली बेसिस पे, मॉक्स लगा रहे हो, मेजर कोर सब्जेक्ट्स आपने कवर कर दिए और उसके बाद बेसिक्स आपके कवर हो गए हैं, तो भाई बच्चा क्या फिर? देन वाई टू स्ट्रेच योर प्रिपरेशन की अपनी मेंस की प्रिपरेशन क्यों मार्च तक लेके जाना है, समझ रहे हैं? तो मार्च अप्रैल में 3 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को देना है और इन 3 महीने में क्या करना है? मॉक्स यानी कि प्रैक्टिस। प्रीलिम्स वाले मेंस की सब तैयारी छोड़ देनी है। अब मेंस का सब साइड रख देना है, ऑप्शनल साइड रख देना है, मेंस के जो सब्जेक्ट्स है साइड रख देना है, मेंस की जो अप्रोच है, सब्जेक्टिव अप्रोच है, वो सब साइड रख देना है, मेंस की थीम सब साइड रख देनी है। यहाँ पे करना है मॉक्स फॉर प्रीलिम्स, ठीक। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उन पे फोकस करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? जो PYQ आप गो थ्रू करोगे तो PYQ से आपको पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से ऐसे टॉपिक से बार बार आते हैं क्वेश्चंस, नहीं टॉपिक्स। UPSC किन डोमेन से बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो उन पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। और तीसरा हो गया रिवीजन। बस ये 3 चीज़ें आपने करनी है दबा के दिन रात। बस हफ्ते के 2 मॉक लगाने हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहना है, अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, और रिवीजन करना है। फिर इसके बाद तो भाई जो भी आपने साल भर में पढ़ा है, पिछले 18 महीने या 16 महीने में पढ़ा है, बस वही है कि उसका रिवाइज ही करते रहना, रिवाइज करते रहना, रिवाइज इन प्रैक्टिस, रिवाइज इन प्रैक्टिस, रिवाइज इन प्रैक्टिस। बस यही 3 महीने की स्ट्रैटेजी है। एंड उसके बाद आपका प्रीलिम्स है, एंड उसके बाद फिर मेंस की प्रिपरेशन है। तो जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो उसके बाद मेंस का भी आ जाएगा। तो उसके बाद मेंस का सिंपल सा ये रहता है, 80 डेज़ के करीब आपके पास रहेंगे, 80 दिन रहेंगे। तो उन 80 डेज़ में आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस, वहाँ पे बस यही है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से फोकस तो करना है, रिवीजन भी करना है। बस यहाँ पे मॉक की जगह आपका वो आंसर राइटिंग आ जाएगा जो आपने रेगुलर बेसिस पे करना, और ऑप्शनल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, दैट्स इट। तो ये चीज़ें थी। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, CSET का मैं अभी बताता हूँ आपको। तो बट ये एक मैक्रो फ्रेम है इसमें, जिसमें मैंने माइक्रो चीज़ों को थोड़ा टच करने की कोशिश करी है। देखो ये रिजिड नहीं है कि ऐसे ही आपको फॉलो करना है। पहले बोलता हूँ यार, देखो सबकी स्ट्रैटेजी अपनी होती है, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, सबका अपना टेस्ट होता है। अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ों को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है यहाँ पे टाइम ज़्यादा दे रखा है तो आप कम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे टाइम कम दे रखा है आप ज़्यादा कर सकते हो। आपको लगता है कि ऑप्शनल पहले कर लूँ बाद में कर लूँ, जैसा चाहो कर सकते हो। ये मैंने एक यूनिवर्सल प्लान आपको दिया है, और इसको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। बाकी तो भाई देखिए, आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे एक्चुअली आपकी सिलेक्शन डिपेंड करेगा, ठीक। CSET के बारे में एक बात बताता हूँ आपको। देखिए CSET के बारे में ये बोलता हूँ मैं। CSET का आपने क्या करना है, सबसे पहले CSET का कोई भी एक पेपर उठाइए, 2022 का पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो, ठीक। अगर आपके सीधी सी बात बोलता हूँ मैं, अगर आपके मार्क्स 40 से ज़्यादा आ रहे हैं तो प्रैक्टिस पे फोकस करो, ठीक। प्रैक्टिस करो, आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर दोगे, ठीक है। लगभग आपको चाहिए 66 मार्क्स आउट ऑफ 200, यानी कि आपको 27 क्वेश्चन करने हैं 80 में से, अगर आपको CSET क्वालिफाई करना है, ठीक है जी। 33% मार्क्स है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे आप, ये जो क्वालिफाइंग जो नंबर है, टारगेट है, इसको कवर कर दोगे तो आपको CSET में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। CSET की बुक भी बहुत सारी आर्यन की आती है, RS अग्रवाल सर की बुक आती है, एडू टाइप के लेक्चर्स हैं, फ्री लेक्चर्स हैं, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं, जिनका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर आपके 40 से कम आते हैं, अगर आपने CSET का पेपर लगाया और आपका बिल्कुल 10 या 15 नंबर आ रहा है, तो आई वुड से कि स्टार्ट विद बेसिक बुक्स,
जो बेसिक बुक्स होती हैं, जो मैंने बहुत बार बता रखी हैं, जैसे कि मैं क्वांट की, रीजनिंग की, आर एस अग्रवाल सर की आती है, अरिहंत की भी एक बहुत अच्छी किताब आती है जिसमें कि प्रैक्टिस पेपर्स हैं, कंसेप्ट्स के सॉल्यूशंस हैं, PYQs मेंशन्ड है। वो बुक भी आप रेफर कर सकते हो, जैसे मैंने बताया एक चैनल, तो उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। पढ़ना कैसे सी सेट को? सी सेट को डू नॉट गिव मच टाइम। देखो सी सेट को उतना टाइम दीजिए जितना कि इसकी रिक्वायरमेंट, क्वालिफाइंग पेपर है, नो नीड टू गिव मच टाइम। सी सेट में आई वुड से कि 15-15 दिन में भी एक एक पेपर सॉल्व करते हो, या फिर हफ्ते हफ्ते में भी 2-3 घंटे आप टाइम दोगे, मोर देन सफिशिएंट है, काम चल जाएगा। और ऐसे नहीं कि 19 के 19 मंथ्स देने आपने, स्टार्टिंग NCERT वाले फेज में आप दे सकते हो, ठीक है। NCERT वाले फेज में आप दे सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम है चीज़ों को कवर करने का। ये जो बीच के 10 महीने होंगे ये बहुत ही कोर टाइम है, मतलब कि आप इस टाइम पे नहीं दे पाओगे और इस टाइम पे ज़्यादा छेड़खानी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अप्रोच लेके जा सकते हो। तो फिलहाल के तो यही है, ठीक। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़, पर देखिए, फॉर अ बेटर फ्यूचर यू नीड टू वर्क टुडे, ठीक। अगर आप चाहते हो कि कल का आपका सिलेक्शन हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो आज मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो स्ट्रैटेजी वीडियो क्या है भाई, मेरा तो स्टडी वीडियो मैं लाऊंगा कल को 17 महीने की, 15 महीने की, 13 महीने की, 12 महीने की मैं लाऊंगा, बिकॉज अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। देखो आप अभी आपके पास 19 मंथ से आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, बहुत से एस्पेक्ट होंगे जो कि शायद अभी फाइनल ईयर में होंगे या सेकंड ईयर में होंगे, जिनको यूपीएससी के बारे में नहीं पता, जस्ट सोचे होंगे तैयारी करने का, हो सकता है वो 4 महीने बाद तैयारी करना स्टार्ट करें, तो वो वीडियोज़ उनके लिए होता है। अब आप ही अगर 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने ऐसे देखते रहोगे, देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो 19 मंथ्स का प्लान है उसको फॉलो तो करो। और होगा क्या, अभी जो 3-4 महीने बाद फिर स्ट्रैटेजी आएगी, उसमें क्या होगा, जो ये 6 मंथ्स का टाइम है एनसीईआरटीज़ को, वहाँ पे 4 महीने का हो गया, 2 महीने कम हो गए। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, यूटिलाइज इट। हर किसी को ऐसा टाइम नहीं मिलता, ठीक है। सो यही मेन चीज़ है। तो बाकी आई होप आपको वीडियो मतलब बढ़िया लगा होगा, बहुत ही लेंदी वीडियो है। तो जिसने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट कब है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, या कोई डाउट या कन्फ्यूजन आती है, बेशक यू कैन लेट मी नो। एंड बाकी जो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो बस यही है फ़िलहाल के लिए, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू।